हम लोग पढ़ेंगे जैव अणु चैप्टर में रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, जीव ऊतक में कौन कौन से प्रकार के कार्बनिक अणु उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि प्रकृति में कई प्रकार के एनिमल्स या जीव मिलते हैं। सभी जीव का रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्व या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमने केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में जाना है कि तत्व का विश्लेषण हम कैसे करते हैं। पादप, प्राणी ऊतक और सूक्ष्मजीव लेय में तत्व का परीक्षण करते हैं। यदि हम करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरे प्रकार के तत्वों की हमको एक सूची प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, यदि उपरोक्त परीक्षण को हम निर्जीव पदार्थ जैसे भूपर्पट्टी के एक टुकड़े का करें तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की। कहने का मतलब जीव के अंदर भी और मिट्टी के ऊपर मतलब पृथ्वी के ऊपर की जो परत है उसमें भी इसी प्रकार के टुकड़े मिलते हैं, या ये कहें कि इसी प्रकार की एक सूची प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये साबित होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पट्टी से समानता ज़्यादा ही होती है। ठीक है, लेकिन मिलती ज़रूर है। अब बात करते हैं हम रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, एक सिंपल सा काम करते हैं हम लोग। हमें एक सवाल मन में आता होगा हमारे मन में कि कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते होंगे, क्या वो कार्य करता होगा, उसका रासायनिक विश्लेषण हम कैसे करेंगे इत्यादि। तो हम क्या करते हैं, बाज़ार से हम कोई भी सब्जी या कोई भी सब्जी ले लें, हरी साग सब्जी के रूप में, या हम कोई एनिमल पीसेस ले लें, कोई मांस का टुकड़ा जैसे यकृत वगैरह का टुकड़ा ले लें। उसको क्या करें, खरल या मूसल में मूसल से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालकर पीस लेते हैं। पीस कर एक गाढ़ा बना देते हैं, एक गाढ़ा करदम बना लेते हैं। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, महीन मतलब बहुत पतले कपड़े से छानकर उसको निचोड़ लेते हैं। निचोड़ने के बाद हमको दो अंश प्राप्त होंगे। एक जो निचोड़ने के बाद जो द्रव के रूप में निकला, इसमें अम्ल घुला हुआ होगा, उसको निस्संद कहेंगे। दूसरा अंश अम्ल में अविलेय है, जिसे धारित कहते हैं, जो कपड़े में रह जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो एक जो निचोड़ जिसको निस्संद हमने कहा उसमें, और दूसरा जो धारित है उसमें कई प्रकार के घुलनशील या अघुलनशील प्रकार के कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो जाता है उसमें। ठीक है, तो किसी भी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए कई पृथक्करण विधि अपनाते हैं, जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। इसके लिए हम एक विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विश्लेषण विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम उसके आणविक सूत्र और संभावित संरचना के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को हम जैव अणु कहते हैं। ठीक है, लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व और यौगिक मिलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी विधि का उपयोग करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं भस्म विश्लेषण विधि कहते हैं। एक थोड़ा सा हम पदार्थ लेंगे, भंजक प्रयोग करेंगे वहाँ पर। जीव ऊतकों का चाहे पर्ण हो चाहे यकृत हो, पत्ते हो चाहे यकृत हो, थोड़ी मात्रा लेकर उसको तौल लेंगे, नमी मात्रा में हम तौलेंगे। उसके बाद उसको सुखा लेंगे धूप में रखकर। सुखाने के बाद हम देखते हैं कि उसके जल जो रहता है वो वाष्पित रहते हैं। अब पूरे वाष्पित होने के बाद बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार हम प्राप्त कर लेते हैं, एकदम सूखे से शुष्क भार प्राप्त कर लेते हैं। ऊतकों को पूर्ण रूप से हम जलाते हैं तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं हम जो बचे हुए पदार्थ रहते हैं राख के रूप में, उसको भस्म कहते हैं। उस भस्म में हमको पता होना चाहिए कि कई प्रकार के अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के कंटेंट मिलते हैं, अवयव मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक के रूप में सल्फेट, फास्फेट के घुलनशील अंश मिलते हैं। ठीक है, इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन की जानकारी हमको मिल जाती है कि वो सारी चीज़ें हैं। अगर रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक यौगिक के रूप में हम उसकी गिनती कर सकते हैं। लेकिन जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, अम्ल, वसा इत्यादि के रूप में हम उसकी गिनती करेंगे। ठीक है, वो जो अमीनो अम्ल का समूह होगा कार्बनिक यौगिक के रूप में होगा, जिसमें एक ही कार्बन पर एक अमीनो अम्ल और एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, आपको पता है कि मेथेन प्रतिस्थापित होता है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजक स्थल से जुड़े होते हैं। वो जो समूह होते हैं वो हाइड्रोजन कार्बोक्सिल समूह,
अमीनो समूह या और कोई दूसरे परिवर्तनशील समूह आर समूह के रूप में जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, तो जो कार्बनिक अणु आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें से कई प्रकार के प्रोटीन के अमीनो अम्ल के रूप में मिल सकते हैं। ठीक है, वो कुछ वसा के रूप में मिल सकते हैं, तेल के रूप में हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मिल सकते हैं इत्यादि। वसा के रूप में देखिए ग्लूकोज या शर्करा के रूप में मिल सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मिल सकते हैं, अमीनो एसिड के रूप में मिलते हैं। देखो ये अमीनो एसिड, ये ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है, ये सीरीन है। ग्लाइसिन का जो संरचना सूत्र है आप देख सकते हैं यहाँ पर, एलेनिन का देख सकते हैं, सीरीन का देख सकते हैं। ठीक है, वसा अम्ल या पॉलीमेटिक का आप देख सकते हैं, ग्लिसरॉल देख सकते हैं। ये सभी एक जीवित पदार्थ में पाई जाने वाले कंटेंट है। ये तो हो गया अलग अलग यौगिक। अब इन यौगिकों के मिश्रण से बने हुए कई विषम चक्री वलयुक्त पदार्थ होते हैं जो नाइट्रोजनी क्षार के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए आप, एडिनोसिन, एडिनिन है, ये यूरेसिल है। ठीक है, इसमें जो पेंटोस शुगर जुड़ता है तब ये एडिनोसिन होता है, और इसमें पेंटोस शुगर जुड़ता है तो यूरोडीन होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना जिसमें एक फास्फोरिक अम्ल के समूह एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, एक फास्फोरिक अम्ल के समूह जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये एडिनिन है तो एडिनिन यहाँ पर जुड़ा, एडिनिन से क्या जुड़ा, शुगर जुड़ा, मतलब शर्करा जुड़ा, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा तो एडिनोसिन हो गया। यूरेसिल से यहाँ पर शर्करा जुड़ा या कार्बोहाइड्रेट जुड़ा तो यूरोडीन हो गया, निक्लोटाइड्स हो गया, सॉरी निक्लोसाइड हो गया। अब ये निक्लोसाइड में जब फास्फोरिक अम्ल के समूह जुड़ता है तब ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड होता है। देख लीजिए यहाँ पर एडिनिन भी जुड़ा है, शुगर भी है और फास्फोरिक अम्ल के समूह हैं। तो ऐसे कई प्रकार के हमको कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कई प्रकार के कार्बनिक अणु देखने को मिल सकता है भस्म विश्लेषण या विश्लेषणात्मक विश्लेषण के आधार पर।